नमस्कार। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों में एक फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शती के अवसर पर आयोजित इस सारस्वत आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं, संस्कार भारती ने रेणु एकादश नाम से रेणु की 11 प्रसिद्ध कहानियों को आप सबके समक्ष लाने का यह बीड़ा उठाया है। रेणु की यह कथा जो आज हम सुनने जा रहे हैं, वह गांव की एक दलित महिला के चरित्र चित्रण पे आधारित है और बहुत छोटी सी घटना और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह बेबाक और बेलास होकर कहती है। हम सब जो सभ्य समाज के लोग कहे जाते हैं, जिन बातों को कहने में शिष्टता का प्रयोग करते हैं या छिपा जाते हैं, वह उन सबको बेलाग बेलौस और गालियों के साथ बोलने में कहीं भी चूकती नहीं है। यह कथा एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है जो समाज के एक नए पक्ष को दिखलाती है। रेणु की यह महान कथा आज हम सुनेंगे एक कथा जगत के ही और साहित्य जगत के स्वनाम धन्य हस्ताक्षर श्री प्रमोद कुमार से। तो लीजिए, आज की कड़ी में प्रस्तुत है रेणु एकादश के अंतर्गत रेणु की एक प्रसिद्ध कहानी नैना जोगिन, प्रमोद कुमार जी की आवाज में। नमस्कार। नैना जोगिन। रत्नी ने मुझे देखा तो घुटने से ऊपर खोसी हुई साड़ी की कोंचा को जल्दी से नीचे गिरा लिया। सदा सायरन की तरह गूंजने वाली उसकी आवाज कंठ नली में ही अटक गई। साड़ी की कोंचा नीचे गिराने की हड़बड़ी में उसका आंचर भी उड़ गया। उस सकरी पगडंडी पर जिसके दोनों ओर झरबेरी के कांटेदार बाड़े लगे हों, अपनी भलमनसाहत दिखलाने के लिए गर्दन झुकाकर आंख मूंद लेने के अलावा बस एक ही उपाय था। मैंने वही किया, अर्थात पलट गया। मेरे पीछे पीछे रत्नी ने अपने उधड़े हुए तन बदन को ढक लिया और उसके कंठ में लटकी हुई एक उग्र अश्लील गाली पटाखे की तरफ फूट पड़ी। मैं लौटकर अपने दरवाजे पर आ गया और बैठकर रत्नी की गालियां सुनने लगा। नहीं, वह मुझे गाली नहीं दे रही थी। जिसकी बकरियों ने उसके पाट का सत्यानाश किया है, उन बकरी वालियों को गालियां दे रही है। वह सारा गांव के बूढ़े बच्चे जवान औरत मर्द उसकी गालियां सुन रहे हैं। लेकिन क्यों? शायद सच ही उनके सुनने और मेरे सुनने में फर्क है। मैं सचेतन रूपेण, अर्थात जिस तरह रेडियो से प्रसारित महत्वपूर्ण वार्ताएं सुनता हूं, इन गालियों को सुन रहा हूं। कान में उंगली डालने के ठीक विपरीत एक एक गाली को कान में डाल रहा हूं। उसकी एक एक गाली नंगी अश्लील तस्वीर बनाती है, ब्लू फिल्मों के दृश्य। उदाहरण देकर थाना, पुलिस, अदालत, फौजदारी को न्योतना नहीं चाहता। रमेशर की मां ने टोका शायद। गांव भर की बकरी वालियों को सार्वजनिक गालियां दागने के बाद रत्नी ने रमेशर की मां के प्रजा स्थान को लक्ष्य करके एक महास्थूल गाली दी। रमेशर की मां ने टोका, पहले खेत में चलकर देखो, एक भी पत्ती जो कहीं चरी हो। रत्नी अब तक इसी टोक की प्रतीक्षा में थी शायद। अब उसकी बोली लयबद्ध हो गई। वह प्रत्येक शब्द पर विशेष बल देकर हाथ और उंगलियों से भाव बतलाकर कहने लगी कि वह पाट के खेत में जाकर क्या देखेगी? अपना। भले घर की लड़की होती तो कहती अपना सिर, किंतु रत्नी सिर के बदले में अपने अन्य हिस्से का नाम लेती है। इसके बाद बहुत देर तक रत्नी की बातें सुनता रहा, लेकिन उन्हें लिख नहीं सकता, वारंट का डर है। किंतु रत्नी के बारे में अब कुछ नहीं लिखा गया तो जीवन में कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रत्नी की गालियों में मर्माहत और अपमानित करने के अलावा उत्तेजित करने की तीव्र शक्ति है। यह मैं हलफ लेकर कह सकता हूं। रत्नी का नाम नैना जोगिन मैंने ही दिया था एक दिन। तब वह 7-8 साल की रही होगी।
नैना जोगिन। देहात में झाड़ फूंक करने वाले ओझा गुनियों के हर मंत्र में अंतिम आखर में बंधन लगाते हुए कहा जाता है, दुहाय ईश्वर महादेव गौरा पार्वती नैना जोगिन इत्यादि। लगता है कोई नैना जोगिन नाम की भैरवी ने इन मंत्रों को सिद्ध किया था। 7 साल की उम्र में ही रत्नी ने गांव के एक धनी प्रतिष्ठित वृद्ध को फिर चक्कर में डाल दिया था। उसकी बेवा मां वृद्ध की हवेली की नौकरानी थी। पंचायत में 7 साल की रत्नी ने अपना बयान जिस बुलंदी और विस्तार से दिया था, कोई जन्मजात नैना जोगी नहीं दे सकती थी। अब तो उसकी जामुन की तरह कजराई आंखें भी उसके नाम को सार्थक करती हैं, किंतु 7 साल की उम्र में ही इलाके में कहर मचाने वाली लड़की से आंख मिलाने की ताकत गांव के किसी बहके हुए नौजवान में भी नहीं हुई कभी। उसको देखते ही आंखों के सामने पंचायत, थाना, पुलिस, फौजदारी, अदालत, जेल नाचने लगते। रत्नी की मां सरकारी वकील को भी कानून सिखा आई है, बहस कर आई है सेशन कोर्ट में। सो पिछले 11 वर्षों में रत्नी की मां के मुंह के जोर से ही 15 एकड़ जमीन अर्जा है। पिछवाड़े में लीची के पेड़ हैं, दरवाजे पर नींबू, सूद पर रुपये लगाती है, 10 पैसा हाथ में है और घर में अनाज भी। इसलिए अब गांव की जमींदारीन भी है वही। गांव के पुराने जमींदार और मालिक जब किसी रैयत पर नाराज होते तो इसी तरह गुस्सा उतारते थे, यानी उसकी बकरी, गाय वगैरह को परती जमीन पर से ही हाँक कर दरवाजे पर ले आते थे और गालियां देते, मारपीट करते और अंगूठे का निशान लेकर ही खुश होते थे। रमेशर की मां कल हाट जाते समय लीची की टोकरी नहीं ले गई ढोकर, इसलिए रत्नी की मां ने आज इस झगड़े का सृजन किया है जानबूझकर। रमेशर का बाप मेरा हलवाहा है। रमेशर हमारे भैंसों का रखवाला यानी भैंसवार है। रमेशर की मां हमारे घर बर्तन बासन मांजती है, धान कूटती है। इसलिए रत्ना अब अपनी गालियों का मुख धीरे धीरे हमारी ओर करने लगी। तू किसका डर दिखलाती है? शहर से आए भतार का? रोज मांस, मछली और ब्रांडिल पीकर तेरे प्रजा स्तर में तेल बढ़ गया है क्या है? मुझे अचानक रमेशर की मां की गंदी, हल्की प्याज, लहसुन, पसीना, मैल की सम्मिलित गंध भरी साड़ी की महक लगी। लगा अब रत्नी मुझे बेपर्द करेगी, नंगा करेगी। खुद अपने को उसने पिछले 1 घंटे में 60 बार नंगा किया है। अर्थात जब जब उसने गाली का रुख हमारी ओर किया, हर बार यह कहना ना भूली कि रमेशर की मां जिसका डर दिखलाती है, वह मुनसा व्यक्ति रत्नी का अथी भी नहीं उखाड़ सकता। ऐसे ऐसे मदक की मुनसा को वह अपने अथी में दाहिने बाहिने बांध कर रखती। बगुला पंखी धोती कुर्ता और छड़ी घड़ी घुमाने वाले जूता वाले शहरी छैल चिकनिया लोग ऊपर से लकदक और भीतर खोख होते हैं। सपाचट, मोट, मुड़ाए मुछ मुंडा लोगों की सूरत देखकर भूलने वाली बेटी नहीं रत्नी। रत्नी की मां को इसका गुमान है कि बड़े बड़े वकील मुख्तार के बेटों को देखकर भी उसकी बेटी की अथी अर्थात जीभ नहीं पनियाई, कभी डकार भी नहीं किया। रत्नी अपने आंगन से निकल आई थी। रमेशर की मां ने कोई जवाब दिया होगा शायद। अब रत्नी और रत्नी की मां दोनों मिलकर नाचने लगी। उसका घर दरवाजे से 10 रस्सी दूर है, लेकिन सामने है। मैं रत्नी और रत्नी की मां का नाच देखने को बाध्य था। रत्नी की काव्य प्रतिभा ने मुझे अचंभे में डाल दिया। उसकी टटकी और तुरंत रची हुई पंक्तियों में वह सब कुछ था जो कविता में होता है: बिंब, प्रतीक, व्यंग और गंध। बतौर बानगी, अटना का साहब और पटना की मेम, रात खाए मुर्गी और सुबह करे नीम। तेरा झुमका और नथिया और साबुन महकौआ, तू पान में जर्दा खाए लखनऊआ। रत्नी और रत्नी की मां की यह काव्य नाटिका समाप्त हुई तो मैंने दरवाजे पर बैठे गांव के 2-3 नौजवानों की ओर देखा। मेरा चेहरा तमतमाया हुआ था, किंतु वे निर्विकार और निर्मल मुद्रा में थे। परिवार तथा पट्टीदार के मर्द पुरुषों की ओर देखा। वे पान चबा रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे।
लगता था इन लोगों ने रत्नी की गालियां सुनी ही नहीं। मैंने जब भोजन के समय बात चलाई तो परिवार के एक व्यक्ति ने, जिन्हें शहर के नाम से ही जड़ैया बुखार धर दबाता है, हंसकर कहा, शहर से आने के बाद आप कुछ दिन तक ऐसी असभ्यता ही करेंगे, ये हमें मालूम है। इन छोटे लोगों की गाली पर इस तरह ध्यान कोई भलमानुस नहीं देता। इस तरह गालियों के अर्थ को प्याज के छिलके की तरह उतार उतार कर समझने का क्या मतलब? शहर में क्या औरतें गाली नहीं देती? अजब इंसाफ है। गाली सुनकर समझना अन्याय है, असभ्यता है, मन में मैल है मेरे। अश्लील और घिनौने मुकदमे के कारण रत्नी की बदनामी बचपन से ही फैलती गई। जवान हुई तो बदनामियां भी जवान हुई। फलतः गांव के हिसाब से पक जाने पर भी कोई दूल्हा नहीं मिला। मिलता भी तो घर जमाई होकर नहीं रहना चाहता था। 2 साल हुए, निमोछिया जवान न जाने किस गांव से आया सांझ में, और रात में भात खाने के लिए घर के अंदर गया तो रत्नी की मां एक हाथ में सिंदूर की पुड़िया और दूसरे में फरसा लेकर खड़ी थी। छदौड़ी की सीट में सिंदूर डालो, नहीं तो अभी हल्ला करती हूं, घर में चोर घुसा है। तो सिकिया नौजवान जो हर सुबह को शीशम की कोमल पत्तियां तोड़कर ले जाता है, वही है रत्नी का रतन धन। पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में एक रात को रत्नी ने इसको लात से मारा। घर से निकालकर चिल्लाने लगी। पूछे कोई इससे कि इतना दूध, मलाई, दही, मांस, मछली, कबूतर, तिस पर धात पुष्टि दवा, तो अलान ढेकान खाकर भी जिस मर्द को आधी रात को हाँफनी शुरू हो, उसका क्या कहा जाए? लोग दुख देते हैं मेरे कोह को कि रत्नी बांझ है, नीमक हराम और किसको कहते हैं? मैं अब इसे मानसिक विकार मानने लगा हूं। अब तक सामाजिक समझ रहा था कि छोटी जात की औरत गांव की मालकिन हुई है। नहीं, सामाजिक भी है। मेरे पट्टीदार के एक भाई ने कहा, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है? गांव के सभी किस्म के चोर अर्थात लत्ती पत्ती और सिन्ना जोर दिन डूबते ही उसके आंगन में जमा हो जाते हैं। इलाके का मशहूर डकैत परमेश्वरा रत्नी की बात पर उठता बैठता है। मुखिया और सरपंच रत्नी की मां के खिलाफ चू भी नहीं कर सकते। रत्नी की मां से कोई रार मोल नहीं लेना चाहता, इसीलिए दिन भर गांव के हर टोले में दोनों घूम घूम कर झगड़ा करती फिरती हैं। रत्नी अकेले खस्सी को जीवह कर देती है। रत्नी की मां चोरी का माल खरीदती है, थाली, लोटा, गिलास। सुबह को मालूम हुआ शहर से आया हुआ मेरा प्रेस्टीज प्रेशर कुकर गायब है। दोपहर के बाद धोती गुम। रात में रमेशर की मां फिसफिसा कर आंगन में कह रही थी, रत्नी बोलती थी कि सिद्ध करके छोड़ेगी इस बार। उस दिन इस तरह पीठ दिखाना अच्छा नहीं हुआ शायद। और यह सब इसलिए कि मैंने रत्नी के तथाकथित पुरुष को बुलाकर उसका पता ठिकाना पूछा था और उसको समझाया था कि गांव में अब एक नई बात चल पड़ी है। उसने बीवी की मार सह ली। नतीजा यह हुआ कि कई औरतों ने अपने घर वालों को पीटा इस गांव में। रत्नी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव के लोगों को सूचना देने के लहजे में सुनाया था, सुन लो हो लोगों, अब इस गांव में फिर एक सेशन मुकदमा उठेगा, सो जान लो। इस शहर का कानून यहां छांटने आया है। कोई अपने घर वाले को लात मारे या चूमा ले, दूसरा कोई बोलने वाला कौन? देहात से लेकर शहर तक तो छुछुआते फिरता है। काहे न कोई मौगी मुंह में चूमा लेती है। मैं रोज हारता, रत्नी रोज जीतती। मुझे स्वजनों ने सतर्क किया, सांझ होने के पहले ही मैदान से घर लौट आया करूं। किसी ने शहर लौट जाने की सलाह दी। मुझे लगता रोज ताल ठोक कर एक नंगी औरत पहलवान मुझे चुनौती देती है, थप्पड़ घूसे चलाती है। भागूंगा तो गांव की सीमा के बाहर तक पीछे पीछे फटाक कनस्तर पीटती और बकरे की तरह बो 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 करती जाएगी। गांव भर के लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। मुझे हथियार डाल देना चाहिए। एक औरत, सो भी औरत से टकराना बुद्धिमानी नहीं। 1 सप्ताह तक चोरी चपाटी करवाने के बाद एक नया उत्पात शुरू हुआ। रात भर हमारे दरवाजे और आंगन में हड्डियों की बरखा होती। नंगी औरत ताल ठोक कर ललकार रही है, मर्द का बेटा है तो मैदान में आ। मैदान में मुझे उतरना ही पड़ा। रात में नींद खुली,
दरवाजे के सामने जो नया बाग हम लोगों ने लगाया है उसमें भैंस का बच्चा घुस गया है शायद। मैं धीरे धीरे बाड़े के पास गया। पट! अमलतास के कोमल पौधे को तोड़कर गुलमोहर की ओर बढ़ते हुए हाथ को मैंने खप से पकड़ा। कलम घिसाई के बावजूद पंजे की पकड़ में अब तक हम बचा हुआ था। क्यों? मैंने बहुत धीरे से पूछा। छोड़िए! जवाब भी उसी अंदाज में मिला। क्यों तोड़ा है? क्या मिला? क्यों? थोड़ा तो क्या कर लीजिएगा। मैं लोगों को पुकारता हूं। खुद फंस जाइएगा, हाथ छोड़िए। फंसा के देखो, मैं नहीं डरता हूं। क्या चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? इस पौधे को क्यों तोड़ा है? वह तो पौधा ही है, जी तो आपको ही तोड़ देने को करता है। हाथ छोड़िए। मैंने देखा उसकी कनपट्टी पर एक सांप का फन नहीं, भाला, बरछे की फली। मैंने हाथ छोड़ दिया। वह भागी नहीं, खड़ी रही, मुझे चुप और अवाक देखकर बोली, चिल्लाऊं? कोढ़ी डरावे थूक से। रत्नी हंसी। तारों की रोशनी में उसकी हंसी झिलमिलाई। जाइए, थोड़ा बरांडी लड़ चढ़ाइए। तुम नैना जोगिन? हाँ, नैना जोगिन ही हूं। तब माधव बाबू। अब रत्नी करीब सट आई। मेरा क्या कसूर है जो 12 साल से वनवास दिए हुए हैं आप लोग? उस बूढ़े को करनी का फल चखाया तो क्या भेजा किया? मैं उस समय उसकी पोती की उम्र की थी, सो आप लोगों ने, खासकर आप दोनों भाइयों ने, हम लोगों को रंडिस से बदतर कर दी। आखिर आपके जन्म के दिन रत्नी की मां ही सौर घर में थी। 5 साल तक आप रत्नी की मां की गोद और आंचल में रहे और आपकी आंख में जरा भी पानी नहीं। मैं जवान हुई, आप लोगों ने आंख उठाकर कभी नहीं देखा कि आखिर गांव घर की एक लड़की ऐसी जवान होगी और शादी क्यों नहीं होती। अब इस बार आए हैं तो कभी आपके मन में यह नहीं हुआ कि रत्नी की शादी हुए 2.5 साल हो रहे हैं और रत्नी को कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? अठना पटना दीदी दरभंगा में आपके इतने डगडरनी जान पहचान के हैं। आखिर रत्नी के मां का दूध साल भर तक पिया है आपने। रत्नी की मां को बहुत दिन तक आपने मां कहा था। लोगों को याद है, दूध का भी एक संबंध होता है। मैंने कहा, रत्नी, रमेसर जग रहा है, मैं कुछ नहीं समझता, तुम जाओ, कोई देख लेगा। देखकर क्या कर लेगा? रत्नी ने बिलौस एक अश्लील बात अंधेरे में आग की तरह उगल दी। देखकर आपका अथी और मेरा अथी उखाड़ लेगा। बोलिए, मैं पापिन हूं, मैं अछूत हूं, रंडी हूं, जो भी हूं, आपकी हवेली में पली हूं। तकदीर का फेर माधव बाबू, रत्नी नाम भी आपके ही बाबूजी का दिया है। आपने उसको बिगाड़ कर नैना जोगिन कर दिया। किस कसूर पर? आप लोगों का क्या बिगाड़ा था रत्नी की मां ने, जो इस तरह बोल चाल उठ बैठ एकदम बंद? मैंने धीरे से कहा, ऐसे गांव में अब कोई भला आदमी कैसे रह सकता है? लगा नागिन को ठेस लगी, फुफकार उठी। भला आदमी, भला आदमी, भला आदमी को पूछ सिंह होता है? नहीं होता है। इसीलिए पूछ सिंह, जानवर, औरत मर्द, नंगे बेपर्द, अंधकार प्रकाश, गुर्राहट, आंखों की चमक, बड़े बड़े नाखून, बिल्ली, शिवा, गिरधास्या, योनिस्या, भगिनी, भोगिनी, महांकुश, स्वरूप, छिन्नमस्ता, अट्ठास। अट्टहास सुनकर चौंका। रत्नी कहां है? वह तो साक्षात नील सरस्वती थी। इस बार गांव के आसपास यह खबर बहुत तेजी से फैली कि नैना जोगिन का जोग माधव बाबू पर खूब ठिकाने से लगा है। रमेसर की मां को एक दिन खोई हुई चीजें टोकरी में मिली, घर में ही। रत्नी ने माधव बाबू को भेड़ा बनाया है तो माधव बाबू ने रत्नी का विषदंत उखाड़ दिया है। बोले तो एक भी गाली गंदी अच्छी। रत्नी और उसके नामर्द मर्द को मैं अपने साथ शहर लेता आया हूं। डॉक्टर को अचरज होता है कि मैं रत्नी के लिए इतना चिंतित क्यों हूं। उन्हें कैसे समझाऊं कि यदि रत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह मेरे बाग के हर पौधे तोड़ देगी, गांव के सभी पेड़ पौधे को तोड़ देगी,
गांव के सभी लोगों को तोड़ेगी, गांव में हड्डियां बरसावेगी, नंगी नाचेगी, अश्लील गालियां देती हुई सभी को ललकारेगी। वह सांवली सलोनी लंबी स्वरूप पूर्ण यौना नैना जोगिन। जांच पड़ताल के समय जब रत्नी की लंबाई नापी जाती है, वजन लिया जाता है, पेट टटोला जाता है, तो मेडिकल कॉलेज की लेडी स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर तक हैरत से मुंह बाए रहते हैं। औरत ऐसी। 5 दिन हुए हैं। पड़ोस के मल्होत्रा साहब की नौकरानी को 2 दिन वह फ्लैट के नीचे उठाकर फेंकने की धमकी दे चुकी है। शहर की सड़ी हुई गर्मी को रोज 5 अश्लील गालियां देती है। उसका घर वाला गांव लौटने को कुनमुनाता है तो वह घुड़क देती है, हाँ, जब आई हूं तो यहां हो चाहे लहरिया सराय, चाहे कलकत्ता, जहां से हो कोक तो भर के ही लौटूंगी। गांव तुमको जाना हो तो माधु बाबू टिकस कटाकर गाड़ी में बैठा देंगे। मैं किस मुंह से लौटूंगी खाली। कोई जादू जानती है सचमुच रत्नी। कोई शब्द उसके मुंह में अश्लील नहीं लगता।